हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं हूं डॉक्टर इशराक एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गर्मियों में ऐसी कौन सी गलतियां हम लोग कर देते हैं मोस्टली, जिसकी वजह से हम लोग बीमार पड़ सकते हैं एंड हमको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या हमारी बॉडी के लिए ठीक है। सो कीप वॉचिंग द वीडियो, विल बी बैक। गर्मियों में सबसे ज़्यादा हमारे अंदर से पसीना निकलता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। अगर हम बाहर होते हैं तो हम बाहर से अंदर आने के बाद तुरंत या तो पंखे के नीचे बैठ जाते हैं या तो एसी के अंदर जाके बैठ जाते हैं एंड ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो हद से जल्दी कूल डाउन कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ने में लड़ाई करते हैं, हेल्प करते हैं, वो हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो ठंड की वजह से कंस्ट्रिक्ट करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है तो बॉडी को नरिशमेंट नहीं मिल पाती है एंड नरिशमेंट नहीं मिल पाती है तो जिसकी वजह से हमारी इम्यून सेल्स जो होते हैं वो डिक्रीज करने लग जाते हैं। एंड जैसे कि आपका नाक हो गया, गला हो गया, ये मोस्ट कॉमन साइट्स होती है जहाँ से हमको जल्दी ठंड लग सकती है, जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर हमारे इम्यून सेल्स कम हो जाएंगे। ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से सबसे जल्दी हमारे अफेक्ट होता है नाक और गला, जिसकी वजह से हमारे को जुकाम हो जाता है और गले में खराश होने लगती है। एंड इसी के रिलेशन में एक और चीज़ सबने एक्सपीरियंस करी होगी कि एसी में जब हम लोग सोते हैं तो मोस्टली लोगों के साथ ये चीज़ होती है कि सुबह उठने के बाद उनको बहुत ज़्यादा अकड़न हो जाती है, मसल स्पाज्म हो जाता है। एंड इसका रीज़न ये होता है कि जब एसी की ठंडी हवा हमारी बॉडी पे डायरेक्टली लगती है, अगर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, उसकी वजह से हमारे मसल्स जो होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अकड़न हो जाती है। एंड इसी वजह से हमारे पैर में दर्द, गले में दर्द, गर्दन अकड़ना, ये चीज़ें कॉमन हो जाती हैं। एंड अगर हम बात करें जैसे हमारी गर्दन है तो गर्दन में हमारे नर्व्स भी हैं, वेसल्स भी हैं, मसल भी हैं। इस जगह पे अगर बाई चांस कंस्ट्रक्शन होती है या अकड़न होती है तो इस वजह से पूरा दिन हम लोगों को दिक्कत होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम एसी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना बैठें, एसी की डायरेक्ट हवा हम पे ना पड़ रही हो, जिसकी वजह से ये चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं कि हमको कम से कम कंस्ट्रिक्शन हो। डायरेक्ट हवा लगेगी तो ज़्यादा ठंड लगेगी, ज़्यादा ठंड लगेगी तो ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन होगा। एंड इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब भी आप एसी में एंटर कर रहे हैं तो उससे पहले अपना पसीना सुखाने की कोशिश कर लें, प्रॉपरली अपने पसीने को सुखा लें ताकि कंस्ट्रिक्शन को हम कम से कम कर सकें, ताकि वहाँ की वेसल्स कम कंस्ट्रिक्ट हो पाएंगी। दूसरी चीज़, अगर आपके कपड़े गीले हो गए हैं, सपोज पसीने में गीले हो गए हैं, आप अभी स्विमिंग पूल से निकल के आए हैं, आप बीच से बाहर निकल के आए हैं, या शायद आपको कपड़े पहन के नहाना पसंद हो, स्टिल आप कपड़े जल्द से जल्द चेंज कर लें ताकि आपको ठंडी हवा ना लगे। तो उन कपड़ों को जल्द से जल्द चेंज कर लें ताकि आप बीमार ना पड़ पाएं। एंड तीसरी चीज़, आपको कोशिश करनी है कि एसी की डायरेक्ट हवा आपको ना पड़े बॉडी पे, चाहे वो आप कार में बैठे हों या आप घर में बैठे हों, आपको एसी की हवा डायरेक्ट ना पड़े। आई नो जब हम बाहर से आते हैं तो हम सबको अच्छा लगता है कि ठंडी ठंडी हवा का जो स्पर्श है वो हमारी बॉडी के फर्श पे पड़े, बट ये चीज़ हमको अवॉइड करनी है क्योंकि इससे हमारे बीमार पड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारी बॉडी बिना खाना खाए 3 हफ्ते सर्वाइव कर सकती है, बट बिना पानी पिए सिर्फ 3 दिन सर्वाइव कर पाएगी। एंड अगर ऐसा कुछ है, इतना डिफरेंस आता है कि 3 हफ्ता और 3 दिन, तो यानी कि इस चीज़ का कुछ ना कुछ रेलेवेंस होगा, बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। अब चाहे हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो, हमारी बॉडी का नरिशमेंट हो, हमारी बॉडी का वेस्ट बाहर निकलना, चाहे स्वेटिंग हो, चाहे हम टॉयलेट जाते हो, कुछ भी हो, इसमें हमारा वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बॉडी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन आपका बॉडी जो टेम्परेचर रेगुलेट करता है ताकि ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडी में ज़्यादा ठंडी भी ना हो, ये चीज़ भी वाटर पे डिपेंड करती है। तो बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारे को ज़रूरी है कि हम अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, बट इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि कितना पानी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। बहुत जगह लोग कहते हैं कि 8 गिलास पानी पी लो तो हमारी बॉडी के लिए वो सफिशिएंट होता है। दिन में कम से कम हमको 8 गिलास पानी पीना चाहिए या 2 से 2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, बट एक्चुअली में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना ही रिक्वायरमेंट है। इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप अपना यूरिन देखें कि आपका यूरिन कैसा हो रहा है। मोस्टली नॉर्मल लोगों में आपका यूरिन का कलर जो होगा वो स्ट्रॉ कलर्ड हो, मतलब कि ज़्यादा येलो भी नहीं रहेगा और ज़्यादा लाइट भी नहीं रहेगा, इसके बीच में लाई करेगा। एंड अगर ऐसा चल रहा है तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है या नहीं हो रही, आपको वाटर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब इस चीज़ को हमें ओवर एनालाइज भी नहीं करना चाहिए कि अगर कभी कभार हमारा यूरिन येलो आ रहा है तो हम बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं कि हाँ हमको इससे दिक्कत हो सकती है। कभी कभार चलता है, बट जनरल आइडिया आपको ये होना चाहिए कि आपका
कलर जो है यूरिन का वो इसी के बीच में होना चाहिए, जिसकी वजह से आप एड्रेस कर सकते हैं कि आपको वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है। कुछ लोग पानी पीने को इससे एनालाइज करते हैं कि अगर उनको प्यास लग रही है तो वो पानी पिएंगे, अदरवाइज वो पानी नहीं पीते हैं। बट एक्चुअली में प्यास लगना तो एक माइल्ड डिहाइड्रेशन का साइन है, यानी कि अगर आपको प्यास लग रही है तो आप ऑलरेडी डिहाइड्रेशन की स्टेट में थोड़ा थोड़ा चले गए हैं, यानी कि माइल्ड डिहाइड्रेशन आपको हो गया है। तो प्यास के बेसिस पे एनालाइज करना कि आपको पीना चाहिए पानी या नहीं पीना चाहिए इट्स नॉट अ गुड थिंग। आपको कोशिश करना चाहिए कि आप पानी पहले ही पी लें, आप दिन में रेगुलर पानी पीते रहें ताकि आपको प्यास नहीं लगे। कोशिश करें कि पानी हमेशा अपने साथ रखें, चाहे आप जिम जा रहे हैं, चाहे आप बाहर घूमने जा रहे हैं, चाहे काम पे जा रहे हैं, चाहे अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, चाहे घर में काम करते हुए बैठे हैं, पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें ताकि आप रेगुलर बेसिस पर पानी पीते रहें। वाटरी फूड खाने की कोशिश करें, जैसे वाटरमेलन हो गया, कुकुम्बर हो गया, ये चीज़ें आप खा सकते हैं, इससे आपको पानी मिल जाता है। एंड सेकेंडली, अगर आप जूसेस पीते हैं तो कोशिश करें कि जूसेस को भी डाइल्यूट करके थोड़ा पीने की कोशिश करें ताकि आपके सारे इलेक्ट्रोलाइट्स सही तरीके से आपकी बॉडी में पहुंच जाएं। एंड जहां गर्मी की बात आ रही है तो हम सूरज देवता को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सूरज देवता गर्मी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सब कुछ उन्हीं की वजह से हो रहा है। एंड सपोज कोई इंसान बहुत ज़्यादा सन के कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत हो सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके यूवी रेज, क्योंकि गर्मियों में यूवी रेज बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको सन जो है वो डायरेक्टली आपके सर के ऊपर है, जिसकी वजह से आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड स्टडीज शो करती हैं कि 15 मिनट भी अगर आप डायरेक्ट सन के कांटेक्ट में हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट कि वो आपको यूवी रेज से अफेक्ट कर सकें। प्लस आपकी ड्राई स्किन होना, टैनिंग होना, स्किन बर्न होना, ये सब बहुत कॉमन हो जाता है गर्मियों में, क्योंकि सन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए। एंड जब बात आती है कि विटामिन डी तो हमको सन से ही मिलता है, तो अगर हम सन के कांटेक्ट में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट धूप में नहीं जाएंगे, तो हमको विटामिन डी कैसे मिलेगा? तो ये बात समझना इम्पॉर्टेंट है कि जितनी देर हम बाहर खड़े होकर विटामिन डी जितना भी एब्जॉर्ब करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं सन में डायरेक्ट खड़े होकर। विटामिन डी के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि आप अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम पे जब सूरज आपके सर पे ना हो, उस टाइम पे आप जाके थोड़ी देर टहल सकते हैं, सूरज के सामने बैठ सकते हैं, या इवन शाम के टाइम जब सूरज ढलने वाला होता है। ये टाइम एफिशिएंट होता है कि आप प्रॉपरली अपने आप को सन रेज के अंदर रख सकें और आपको कोई नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचेगा। एंड बात अब उनकी आती है जो बिना बाहर निकले उनका काम नहीं चल पाता, उन लोगों को बाहर जाना पड़ता है, उनको बाहर घूमना पड़ता है किसी भी काम की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएँ उतना प्रोटेक्ट करें। आप चाहे तो शेड में खड़े हो सकते हैं, अम्ब्रेला यूज़ कर सकते हैं, कैप यूज़ कर सकते हैं, इवन सनस्क्रीन लोशंस भी यूज़ कर सकते हैं। असल बात ये सनस्क्रीन की ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना SPF वाला यूज़ कर रहे हैं, कि 70 SPF ज़्यादा अच्छे से काम करेगा या 25 SPF ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसका एप्लीकेशन अपनी बॉडी पे ठीक से कर रहे हैं। हर सनस्क्रीन को 2 से 3 घंटे बाद आपको रीअप्लाई करना पड़ता है। एंड अगर आपको उसका ऑप्टिमम यूज़ करना है तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको हर 2 से 3 घंटे बाद रीअप्लाई करते रहें। इवन आपके ईयर्स पे और आपके लिप्स पे भी अप्लाई करें, क्योंकि ये भी जगह बर्न हो सकती है सन से। एंड अगेन, आप बाहर निकल रहे हैं धूप में तो आपको पसीना आएगा तो यानी कि आपकी बॉडी में से फ्लूइड थोड़ा यूज़ हो रहा है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन स्टेट में जा सकती है। एंड अगेन, आपको डिहाइड्रेशन में नहीं जाना है, आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेटेड नहीं होने देना है। तो आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर देना। एंड आई गेस कि मैंने जितने पॉइंट्स डिस्कस करे वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट।